हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना आपको सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन है हिरण्मय पात्र से, बी मृण्मय पात्र से, सी राष्ट्रमय पात्र से, सी ताम्रमय पात्र से। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना को नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन है कामरूप को, बी नामरूप को, सी ताम्र रूप को, सी स्वार्थ रूप को। तो नदी किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम रूप को छोड़कर मिल जाती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन है बसंत ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में, डी शरद ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ऑप्शन है शीतला देवी, बी काली देवी, सी पटन देवी, डी गौरी देवी। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना को वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। ऑप्शन है भोजपुर में, बी राजगिरी में, सी मगध में, डी मिथिला में। तो वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे? तो मिथिला में रहते थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, बी आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, सी अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों को परीक्षा देने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि अलसशाला के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन है पुरुष परीक्षा, बी स्त्री परीक्षा, सी मानव परीक्षा, डी मरकट परीक्षा। तो आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो पुरुष परीक्षा से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना कि याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। ऑप्शन है मैत्रेयी को, बी गार्गी को, सी सुलभा को, डी राम भद्रम्बा को। तो याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है गार्गी का, बी मैत्रेयी का, सी सुरभा का, डी यमी का। तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुरभा का मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। ऑप्शन है धर्मों से, बी संस्कारों से, सी कर्मों से, डी धन से। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। ऑप्शन है उपनयनम, बी समावर्तनम, बी अच्छारंभ, डी वेदारंभ।
तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो सर्वावर्तनम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्रम कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको क्रम कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? ऑप्शन है शिक्षा, विकल्प सी व्याकरण, डी ज्योतिष। तो क्रम कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? तो कल्प शास्त्र के अंतर्गत। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन परम तृप्त है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यह बताना है कौन परम तृप्त है। ऑप्शन है विद्या, बी काम, सी अविद्या, डी लोभ। तो कौन परम तृप्त है? तो विद्या परम तृप्त है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, विनम्रता किसको मारती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना कि विनम्रता किसको मारती है। ऑप्शन ए यश को, बी अपयश को, सी सत्य को, डी असत्य को। तो विनम्रता किसको मारती है? तो अपयश को मारती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन ए उच्च स्थान, बी निम्न स्थान, सी प्रथम स्थान, डी द्वितीय स्थान। तो राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। यही पर क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? तो केंद्र प्रशासन में कर रहे थे, इसे भी याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राम प्रवेश के कितने भाई बहन थे? तो 2 थे, साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, औद्योगिक पुरुष क्या प्राप्त करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको औद्योगिक पुरुष क्या प्राप्त करता है। ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी वैभव, सी विद्या, डी घर। तो औद्योगिक पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए शंकर, बी शिव शंकर, सी मूल शंकर, डी उमा शंकर। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। यही पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था 1824 ईस्वी में। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। ऑप्शन है तुलसीदास, बी व्यास, सी वाल्मीकि, डी कालिदास। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मंदाकिनी वर्णम पाठ के किस ग्रंथ से संकलित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको मंदाकिनी वर्णम पाठ के किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन ए रामायण से, बी महाभारत से, सी रघुवंश महाकाव्य से, डी विष्णु पुराण से। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसको ध्यान देना चाहिए? यहाँ पर बता रहा हूँ किसको ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन दरिद्र को, बी धनवान को, सी राजा को, डी विद्वान को। तो किसको ध्यान देना चाहिए? दरिद्र को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना को व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी डांडी, डी बाण भट्ट। तो व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, कणस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कणस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है। ऑप्शन ए भास, बी व्यास, सी कालिदास, डी भवभूति। तो कणस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? तो भवभूति है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, कणस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कणस्य दानवीरता पाठ
किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए कर्णभार से, सी बी बासवदत्ता से, सी प्रतिमानाटक से, डी मृच्छकटिक से। तो कर्ण सिद्धांत पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार से संकलित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, अशांति सागर के किनारे कौन स्थित दिखता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना होगा अशांति सागर के किनारे कौन दिखता है? ऑप्शन ए विद्यालय, बी संसार, सी राष्ट्र, डी विदेश। तो अशांति सागर के किनारे कौन दिखता है? तो संसार दिखता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, बैर से बैर का संबंध क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना होगा बैर से बैर का संबंध क्या है? ऑप्शन ए संभव, बी असंभव, सी संभव, डी नामभव। तो बैर से बैर का संभव संबंध क्या है? तो असंभव। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए कपिल, बी गौतम, सी कणाद, डी पतंजलि। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के बोध कौन कराता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कौन कराता है? ऑप्शन है शास्त्र, बी शस्त्र, सी संगीत, डी नृत्य। तो मनुष्य कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, किसके समय पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बता रहा हूँ किसके समय पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। ऑप्शन है मौर्य काल में, बी अशोक काल में, सी बुद्ध काल में, डी मेगास्निच काल में। तो किसके समय पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था? तो बुद्ध काल में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बता रहा है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन ए गंगा देवी, बी सुलभा, डी मिथिलेश कुमारी मिश्र, डी विजयंगा। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। ऑप्शन ए अच्युतराय की, बी चंद्रदित्य की, सी कंपड़े की राय की, डी जानकी की। तो विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो चंद्रदित्य की। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, से याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।